हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर आज तुम लोग के समक्ष सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन एवं कोशिका चक्र का जो विषय है उस पर चर्चा करने जा रही हूँ। सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। जिस क्रिया द्वारा संतति कोशिका का निर्माण मातृ कोशिका से होता है उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। यानी डॉटर सेल्स का निर्माण मदर सेल से जब होता है तब इस क्रिया को हम सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन कहते हैं। अब तुम लोग के मन में प्रश्न आ रहा होगा, कोशिका विभाजन का क्या महत्व है। तो कोशिका विभाजन का बहुत सारा महत्व है, मैं कुछ तुम लोग को अभी बता रही हूँ। जैसे हम लोग जब तुम लोग जन्म हुए थे, जब तुम लोग का जन्म हुआ था तब तुम लोग बहुत छोटे थे, अभी काफ़ी लंबे हो गए हो, क्लास 10 में पढ़ रहे हो। तो तुम लोग का जो आकार का परिवर्तन हुआ, शरीर का जो साइज़ का परिवर्तन हुआ वह हुआ कोशिका विभाजन के फलस्वरूप। यानी कोशिका विभाजन का क्या महत्व है, ये हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक है। इसके अलावा निम्न श्रेणी के जो जीव हैं उनमें कोशिका विभाजन द्वारा ही प्रजनन होता है। सजीवों में वंश वृद्धि भी इसी विधि द्वारा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, घावों को भरना, क्षतिग्रस्त अंगों को ठीक करना, उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी क्रोमोसोम की संख्या को निश्चित रखना भी इसका महत्व है। अब देखो, कोशिका विभाजन कितने प्रकार के हो सकते हैं। कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ पर तुम लोगों को लिख के दिखा रही हूँ। कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। एक है माइटोसिस या असूत्री विभाजन। दो नंबर है माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन और तीसरा है मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। यानी मैं शुरुआत से फिर कहूँगी, कोशिका विभाजन क्या है। वह क्रिया जिसके द्वारा प्रत्येक जीव क्या करते हैं, संतति कोशिका का निर्माण मातृ कोशिका से करते हैं। इनका महत्व, ये वृद्धि में सहायक है, ये प्रजनन में सहायक है, घावों को भरने में सहायक है। इसके अलावा निम्न श्रेणी के जो जीव हैं उनमें कोशिका विभाजन द्वारा ही प्रजनन संभव हो पाता है। इसके अलावा सजीवों में क्रोमोसोम की संख्या को निश्चित बनाए रखना भी इसका एक महत्व है। अब देखो, मैंने बताया तुम लोग को कोशिका विभाजन 3 प्रकार के हैं। असूत्री यानी अमाइटोसिस, सूत्री विभाजन यानी माइटोसिस और मियोसिस। अब देखो, सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक और बात, वह है कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल क्या है। संतति कोशिका जब बनती है तब वह दूसरे नेक्स्ट विभाजन के लिए क्या करती है, तैयारी करती है। उस तैयारी करने की अवस्था को हम लोग कहते हैं अंतरावस्था। देखो यहाँ पर मैंने दिखाया है G1, S एवं G2, ये 3 अवस्थाओं को लेकर बनता है इंटरफेज यानी अंतरावस्था। मैं यहाँ लिख रही हूँ अंतरावस्था।
यानी मतलब क्या हुआ, संतति कोशिका बन गई। अब ये संतति कोशिका फिर से विभाजन करेगी। तो विभाजन करने के पहले वह तैयारी करती है विभाजन के लिए, और उस विभाजन करने की जो तैयारी करती है उस अवस्था को हम लोग कहते हैं इंटरफेज या अंतरावस्था। इसको फिर 3 भागों में बांटा गया है। G1 फेज, देखो तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा, G1 फेज, S एवं G2 फेज। G1 फेज में क्या होता है, मैंने लिखा है देखो, प्रोटीन एवं आरएनए का निर्माण। और यहाँ पर एक और बात तुम लोग ध्यान दोगी, देखो यहाँ पर मैंने क्रोमोसोम्स दिखाए हैं ना, क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पर क्रोमोसोम्स, ये कोशिका है, इसके अंदर 2 मैंने क्रोमोसोम दिखाए हैं। इसके अलावा G1 फेज होने के बाद क्या होता है, क्रोमोसोम एक ही तरह के होते हैं और इस अवस्था में प्रोटीन एवं आरएनए का निर्माण होता है। अब देखो उसके बाद आता है एस फेज। एस फेज में क्या होता है, डीएनए का द्विगुणन और हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन में इसके पहले वाले वीडियो में तुम लोग को बताई थी, जो क्रोमोसोम का निर्माण डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन से होता है, तो इसका निर्माण भी यहाँ पर एस फेज में होता है। लेकिन तुम लोग देखो पहले वाला जो कोशिका थी, ये कोशिका में देखो क्रोमोसोम एक एक तंतुओं से बने हुए हैं। 2 क्रोमोसोम है लेकिन तंतु क्या है, एक एक है। जैसे एस अवस्था पार हो जाती है तब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम की संख्या तो समान ही है लेकिन क्रोमोसोम क्या हो गए हैं, द्विगुणन इनका हो गया है। यानी एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड है, एक क्रोमोसोम यानी 2 क्रोमैटिड है। इसमें नहीं है, इसमें देखो एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमैटिड है, मतलब एक ही उसका तंतु है। लेकिन यहाँ पर देखो एक क्रोमोसोम के 2 तंतु है, मतलब 2 क्रोमैटिड से बना हुआ है। एस फेज के बाद आता है G2 फेज। इसमें फिर क्या होता है, स्पिंडल प्रोटीन्स, एटीपी, आरएनए का निर्माण होता है। G2 फेज जैसे खत्म होता है तब कोशिका क्या करती है, विभाजन शुरू करती है। तो देखो कोशिका का जो विभाजन अवस्था है वह काफ़ी छोटा है। इंटरफेस देखो कितना बड़ा है। अगर हम लोग इसको चक्र के माध्यम से देखें तो इंटरफेस काफ़ी बड़ा होता है और विभाजन करने की जो अवस्था है वह काफ़ी छोटी होती है। अब विभाजन भी देखो 2 अवस्थाओं में होता है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, यहाँ से यहाँ तक इसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। मैं यहाँ लिख रही हूँ कैरियोकाइनेसिस। जिसमें कोशिका का केंद्रक विभाजन करता है, ठीक है। और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, यानी विभाजन अवस्था, इसको हम लोग एम फेज भी कहते हैं। और ये एम फेज में 2 भाग है, कैरियोकाइनेसिस जिसमें केंद्रक का विभाजन होता है और साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म का विभाजन यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कैरियोकाइनेसिस के फिर 4 अवस्थाएं हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। एक बार फिर मैं रिपीट करूंगी। कोशिका चक्र का मतलब होता है जब संतति कोशिका बन गई, जैसे यहाँ पर 2 संतति कोशिका बनी हुई है। अब ये कोशिका फिर से जब विभाजन करेगी उसके पहले वह क्या करेगी, विभाजन के लिए तैयारी करेगी, प्रिपेयर करेगी अपने आप को दूसरे विभाजन के लिए, नेक्स्ट विभाजन के लिए। और ये तैयारी करने का जो अवस्था है इसको हम लोग कहते हैं इंटरफेज या फिर अंतरावस्था। इंटरफेस का 3 भाग है, G1, S, G2। क्या क्या होता है मैंने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद जब तैयारी हो गई पूरी तब कोशिका क्या करेगी, विभाजन करना शुरू करेगी। तो विभाजन जो करने की जो अवस्था है इसको हम लोग कहते हैं एम फेज। और इसमें भी 2 भाग है, कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक का विभाजन होगा और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का विभाजन। केंद्रक का विभाजन जो है कैरियोकाइनेसिस, उसका भी फिर 4 भाग है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो ये तो हुआ कोशिका चक्र का बात, ठीक है, यानी सेल साइकिल। समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोग को बताया कि कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, मैंने लिखा था माइटोसिस, माइटोसिस एवं मियोसिस। देखो माइटोसिस, मियोसिस ही मूल रूप से हम लोग को पढ़ना है, फिर भी अमाइटोसिस के बारे में भी हम लोग को जानना है। अब देखो अमाइटोसिस कैसा विभाजन है। अमाइटोसिस एक ऐसा विभाजन है जिसमें तर्क तंतु का निर्माण नहीं होता है, क्रोमेटिन जालिका का संघनन नहीं होता है और केंद्रक कला लुप्त नहीं होती है। अमाइटोसिस में अब मैं जा रही हूँ। देखो मैंने यहाँ पर कुछ
चित्र अंकन किए हैं, इसको तुम लोग फॉलो करोगे तो एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। माइटोसिस क्या है, देखो फिर बोल रही हूँ, इस तरह के विभाजन में क्या होता है, तर्कु तंतु का निर्माण नहीं होता, क्रोमेटिन जालिका का संघनन नहीं होता, और केंद्रक कला यानी केंद्रक के बाहर जो आवरण होता है उसका वह लुप्त नहीं होती। और ये विभाजन कहाँ मिलेगा, ये विभाजन हम लोग को मिलेगा बैक्टीरिया, ईस्ट, फिर उपास्थि कोशिकाओं में, रोगग्रस्त कोशिकाओं में, इनमें ये इस तरह का विभाजन हमें मिलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं अमाइटोसिस। इसका देखो हिंदी टर्म है असूत्री विभाजन। असूत्री मीन्स जिसमें सूत्र नहीं बनते, यानी तर्कु तंतु नहीं बनते। तो क्या होता है, एकदम सिंपल है ये विभाजन। देखो ये यहाँ पर है केंद्रक, ये केंद्रक क्या होता है, लंबा हो जाता है। जब विभाजन अवस्था शुरू होती है, विभाजन का कार्य शुरू होता है, ये लंबा हो जाता है, डम्बेल शेप्ड बोलते हैं इसको, डम्बेल शेप्ड बन जाता है, और सिंपली दो भागों में धीरे धीरे और लंबा होकर दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। और साथ ही जो कोशिका द्रव्य है साइटोप्लाज्म, वह भी दो भागों में बढ़कर देखो संकुचन यहाँ पर हो रहा है, ये संकुचन होता है, और ये साइटोप्लाज्म भी, ये जो बाहरी जो आवरण है ये भी संकुचित होकर कोशिका का दो पार्ट्स में विभाजित करता है, और ये हो जाती है संतति कोशिका। तो ये हुआ माइटोसिस, सॉरी अमाइटोसिस, ठीक है, समझ में आया अमाइटोसिस। अब हम लोग जाएंगे माइटोसिस में। माइटोसिस एक ऐसा विभाजन है जो कोशिका के शरीर की दैहिक कोशिकाओं में होता है, यानी सोमाटिक सेल्स में। सोमाटिक सेल्स का मतलब क्या होता है, यानी जनन कोशिकाओं को छोड़कर जो कोशिकाएं हमारे शरीर में हैं उसको हम लोग कहते हैं, उस कोशिका विभाजन को हम लोग कहते हैं माइटोसिस विभाजन या समसूत्री विभाजन। इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं क्योंकि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है, ठीक है। और इसका आविष्कार, ये जो माइटोसिस विभाजन होता है पौधों में, इसका आविष्कार किया था स्ट्रसबर्गर ने, और जंतु कोशिका में इसका आविष्कार किया था फ्लेमिंग ने, ठीक है, समझ में आया। ये विभाजन कहाँ होती है, मैंने फिर बताया, ये विभाजन कहाँ होता है, दैहिक कोशिकाओं में, यानी कायिक कोशिकाओं में। कायिक कोशिका मतलब शरीर की जो अन्य कोशिका है, प्रजनन कोशिकाओं को छोड़कर, उनमें ये विभाजन होता है। और ये विभाजन एक गुणित एवं द्विगुणित दोनों प्रकार की कोशिकाओं में हो सकता है, ठीक है, समझ में आया। अब मैं देखो यहाँ पर आप लोग को माइटोसिस पहले मैं बता चुकी हूँ। माइटोसिस जो अवस्था है, जो विभाजन है, वह दो अवस्थाओं में पूरा होता है। एक है कैरियोकाइनेसिस, जिसमें क्या होता है, मैं लिख रही हूँ, देखो केंद्रक का विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन होता है, और साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर तुम लोग को थोड़ा सा समझना होगा। कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक का विभाजन, ये चार अवस्थाओं में विभाजित होता है। सर्वप्रथम है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कोशिका का निर्जलीकरण होता है, केंद्रक का निर्जलीकरण होता है। एक कोशिका है, जब वो विभाजन करेगी उसके पहले उसमें डिहाइड्रेशन होता है, यानी निर्जलीकरण होता है। और हम लोग देखते हैं कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस है यानी केंद्रक है, केंद्रक के अंदर जो क्रोमोसोम है वह तो जालिका के रूप में होते हैं, तुमको इसके पहले क्लास में मैं बताई थी। अब वे धीरे धीरे खुलने लगते हैं, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, खुलकर जोड़े में कोशिका केंद्रक के अंदर स्थित होते हैं, दिखाई दिया। और प्रोफेज में क्या होता है, देखो जो सेंट्रोसोम होता है या सेंट्रियोल जो होता है वह भी विभाजित होकर दो भाग में बढ़कर क्या करता है, एस्ट्रल रेज यानी तुर्क तंतु का निर्माण शुरू करता है यहाँ पर, ठीक है। एस्ट्रल रेज द्वारा तर्कु तंतु का निर्माण शुरू होता है। तो ये हुआ तुम्हारा क्रोमोसोम्स, ठीक है। यहाँ पर तुम लोग देखोगी प्रत्येक क्रोमोसोम में देखो दो पार्ट है, जो हम लोग का एस फेज में बना था। प्रत्येक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड है, दिखाई दे रहा है ना। इसके बाद देखो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, प्रोफेज में ही है हम लोग। यहाँ पर देखो क्रोमोसोम थोड़े और छोटे हो गए हैं। ये कैसे छोटे होते हैं, एक्चुअली क्रोमोसोम स्प्रिंग की तरह संघनन करते हैं, कुंडलित हो जाते हैं और छोटे एवं मोटे दिखने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्रोमोसोम पहला जो अवस्था है उससे यहाँ पर क्रोमोसोम थोड़े छोटे और हो गए हैं, ठीक है। और
ये तर्कतंतु भी देखो लंबाई में बढ़ गए हैं। ये है सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग आएंगे, ये भी प्रोफेज की ही लास्ट अवस्था है। इसमें भी देखो क्रोमोसोम मैंने दिखाए हैं और भी छोटे और संघनन हो गए हैं, एकदम कॉन्डेंस्ड अवस्था में यहाँ पर है। एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड से बना हुआ है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रत्येक क्रोमोसोम क्या है, जोड़े में है। ये एक जोड़ा जो मैंने ब्लू रंग से बनाया है और दूसरा जोड़ा जो मैंने लाल रंग से बनाया है, तुम लोग को समझने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर एक और विशेष बात ध्यान देने लायक है कि इसमें इस लास्ट अवस्था में आकर तर्कतंतु का निर्माण कंप्लीट हो जाता है। और ये जो देखो केंद्रक कला जो थी, केंद्रक कला मतलब केंद्रक का जो आवरण था वह क्या होता है, लुप्त हो जाता है। इस अवस्था में हम लोग देखेंगे केंद्रक का आवरण जो है लुप्त हो गया है। और जो केंद्रिका थी यहाँ पर, जो केंद्रिका यहाँ पर थी, ये केंद्रिका भी क्या होती है, केंद्रिका जो थी ये गायब हो जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं एक कोशिका है, कोशिका के साइटोप्लाज्म में ही क्या है, केंद्रक सजे हुए हैं। प्रोफेज जो है सबसे लंबा, मतलब समय सबसे ज़्यादा समय लगता है इसको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं मेटाफेज में। मेटाफेज में देखो सारे क्रोमोसोम क्या है, एकदम स्पिंडल फाइबर यानी कोशिका के बीच में सजे हुए हैं। दिख रहे हैं तुम लोग, आप लोग को क्रोमोसोम सारे क्या होते हैं, इक्वेटर पर सजे होते हैं, एकदम विषुवत रेखा पर सजे होते हैं। और इस अवस्था में वो हम लोग कहते हैं मेटाफेज। इस अवस्था में हम लोग क्रोमोसोम सबसे अच्छे से देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं एनाफेज में। अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। देखो यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो 2 क्रोमेटिड से बने हुए हैं, यहाँ पर क्रोमेटिड आप लोग इतना तो याद होगा कि क्रोमोसोम सेंट्रोमियर होता है, जिससे 2 क्रोमेटिड यहाँ पर देखो जुड़े हुए थे। अब ये क्रोमेटिड क्या होता है, ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं। सेंट्रोमियर का विभाजन होता है और क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं। ये काम होता है आपका एनाफेज में। ठीक है, तो एनाफेज में देखो सब क्रोमोसोम्स के 2 क्रोमेटिड जो थे अलग हो गए हैं और वे ध्रुवों की ओर गति करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एनाफेज मूवमेंट। ठीक है, यानी क्रोमोसोम जो 2 क्रोमेटिड से बने हुए थे, अब यहाँ पर आकर एनाफेज में आकर क्रोमेटिड्स अलग हो गए हैं और दोनों क्रोमेटिड्स, ईच क्रोमेटिड मतलब प्रत्येक क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड इस ध्रुव पर और दूसरा क्रोमेटिड इस ध्रुव पर क्या होता है, जाता है। ठीक है, तो एनाफेज में हम लोग देखेंगे क्रोमोसोम सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है और क्रोमोसोम ध्रुवों की ओर गति करते हैं। इस अवस्था में हम लोग को क्रोमोसोम अलग अलग आकार के भी दिखाई देते हैं, जैसे वी, इंग्लिश का जो वी होता है, कैपिटल वी, एल, जे एवं आई। ठीक है, अब उसके बाद देखो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। टेलोफेज देखो ख़त्म होने को आ रहा है। अब इसके बाद है एनाफेज के बाद टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, देखो क्रोमोसोम सारे ध्रुवों की ओर जाकर जमा हो गए हैं एक जगह में, और ये जो केंद्रक झिल्ली है ये धीरे धीरे फिर से दिखाई दे रही है, यानी फिर से ये बन रही है, यहाँ पर दिखाई दिया। ठीक है, लेकिन अभी भी देखो तर्कतंतु जो है वो अभी भी है, धीरे धीरे ये भी लुप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो ये नेक्स्ट डायग्राम जो है, इसमें देखो केंद्रक का निर्माण ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है, 2 केंद्रक ऑलरेडी बन चुके थे। शुरुआत में 1 केंद्रक था और यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या देखो 4 है। इस कोशिका में भी क्रोमोसोम की संख्या 4 है और शुरुआत में भी हम लोग देखे थे क्रोमोसोम की संख्या जो प्रोफेज में देखे थे 4 ही थी। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट डायग्राम में हम लोग आते हैं। इसमें हम लोग देखना है कि कोशिका का निर्माण हो चुका है और क्रोमोसोम्स एकदम क्रोमेटिन जालिका के रूप में कोशिका के अंदर, केंद्रक के अंदर सजे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करने वाली बात यही है कि देखो 2 जो संतति कोशिका बनी, इसमें क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका के समान है, यानी मातृ कोशिका में भी 4 क्रोमोसोम थे और संतति कोशिका बनी 2, लेकिन उसमें भी क्या है, 4 क्रोमोसोम है। इसीलिए इस विभाजन को हम लोग कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, यानी क्रोमोसोम की संख्या में कोई कमी नहीं होती है, ना ही बढ़ोतरी होती है। क्रोमोसोम की संख्या जो मातृ कोशिका में थी उतनी ही संतति कोशिका में भी होती है। तो ये हुआ आपका टेलोफेज। अब इसके बाद है साइटोकाइनेसिस। मैंने बताया था केंद्र के विभाजन के पश्चात या साथ साथ साइटोकाइनेसिस होता है। तो जंतुओं में और
पादप कोशिका में साइटोकाइनेसिस का थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। जंतुओं में देखो यहाँ पर मैंने बनाया है, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। ये देखो भीतर की तरफ घुस रही है, यानी खांच का निर्माण हो रहा है और धीरे धीरे ये खांच क्या होता है और डीप हो जाता है और दो केंद्रक अलग हो जाते हैं। यहाँ पर दिख रहा है ना, ये खांच जो जैसे जैसे भीतर की तरफ घुसती है दो कोशिका अलग हो जाती है। तो जंतु कोशिका में खांच द्वारा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, और पादप कोशिका में कोशिका पट यानी सेल प्लेट द्वारा क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। यहाँ पर जो मैं कोशिका विभाजन आप लोगों को दिखाई हूँ ये एक्चुअली एनिमल कोशिका यानी एनिमल सेल्स का है, मतलब जंतु कोशिका का है, जिसमें सेंट्रियोल्स होते हैं। अगर आपको पादप कोशिका का डायग्राम पूछा जाता है या बनाने बोला जाता है तो आप सिर्फ ये सेंट्रियोल्स को नहीं बनाएंगे, बाकी सब सेम होगा। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो विभाजन था वो है मियोसिस। ठीक है ना, याद है आपको, अभी मैं बताई थी थोड़ी देर पहले कि कोशिका विभाजन 3 प्रकार का है, माइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस में क्या होता है, एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, एक कोशिका से पहले 2 कोशिका बनती है और फिर 2 कोशिका से और 2 कोशिका बनती है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स अगर 4 है, 1 2 3 4, तो इसमें कैसे होगा, इसमें 2 हो जाएंगे और इसमें फिर 2 2 2 2, यानी क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, यहाँ पर मातृ कोशिका में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं संतति कोशिका में उसके आधे क्रोमोसोम्स होते हैं। इसे हम लोग कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन या रिडक्शनल डिवीजन। और इसमें एक और बात आपको जाननी होगी, क्या कि इसमें 4 कोशिका बनती है। जैसे माइटोसिस में हमने अभी देखा कि एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है, इसमें 4 कोशिकाएं बनती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और मियोसिस का एक और जो ध्यान देने बात है वो ये याद रखोगे कि मियोसिस कहाँ होता है। मियोसिस एक्चुअली प्रजनन कोशिकाओं में जब युग्मक का निर्माण होता है तब मियोसिस की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, और मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखी हूँ, आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देखो मैं इसका पिक्चर भी आप लोग को भेजूँगी। 1 नंबर है माइटोसिस और मियोसिस में अंतर लिखे। 2 नंबर है जंतु कोशिकाओं में तरकु तंतु का निर्माण कौन से कोशिका अंगाणु द्वारा होता है, किस अवस्था में क्रोमैटिन ध्रुवों की ओर गति करते हैं। 4 नंबर है माइटोसिस होगा, माइटोसिस को समसूत्री विभाजन या इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं। एस फेज का क्या महत्व है, मेटाफेज एवं एनाफेज का चित्र अंकन करें। यानी यहाँ पर आपको दोनों पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में जो मेटाफेज एनाफेज होता है उसका चित्र अंकन करना है। और लास्ट में है टेलोफेज यानी अंत्यावस्था में क्या होता है। तो अभी मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया उसमें सारी बातें मैं बता चुकी हूँ, तो आप लोग इसको आराम से कर पाओगे। अब इसके बाद एक और बात मैं जो सेल साइकिल का नहीं बताई थी वो रह गया था। यहाँ पर देखो आप, मैंने दिखाया था G0 फेज, इसको बोलते हैं क्विसेंट स्टेज। ठीक है, जब कोशिका विभाजन होकर 2 संतति कोशिकाओं में बढ़ गई, 2 संतति कोशिका बन गई। अब ये कोशिका चाहे तो विभाजन कर सकती है, तो वह क्या करेगी, जीवान अवस्था में प्रवेश करेगी। और अगर विभाजन उनको नहीं करना होता है तो वह जो जिस अवस्था में जाती है G0 फेज उसको कहते हैं। इसमें वह विभाजन नहीं करती है, लेकिन अगर बाद में ज़रूरत पड़ने से वह फिर से विभाजन कर सकती है और जीवान अवस्था में प्रवेश कर सकती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे फिर हम लोग आएंगे, इस बार मैं मियोसिस को डिटेल्स में पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।